बच्चे नमस्ते। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 111वीं जन्मतिथि है। इस अवसर पर मैं आपको नेताजी की कहानी सुनाऊंगा। सन 1897 अंग्रेज लोग इतने अत्याचार हिंदुस्तान में कर रहे थे कि सारे भारतवासी परेशान हो गए। और उसी टाइम में 23 जनवरी को उड़ीसा के एक छोटा सा शहर कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनका पिता का नाम था जानकीनाथ और माता थी प्रभावती देवी। अरे वाह, कितना सुंदर बच्चा है। इसके नाक नक्श तो देखो, साक्षात नारायण है। हाँ दीदी, तुम सही कह रहे हो। कितना सुंदर बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, रोता भी नहीं, कितना हंसमुख बच्चा है। ये तो वंश का नाम रोशन करेगा। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं, हमें बहुत काम है। अरे मुंह तो मीठा करके जाओ। धन्यवाद। अच्छा दीदी, अब चलते हैं। आपके बच्चे की लंबी उम्र दे भगवान। अरे सुभाष, सड़क पर संभल कर चलो। झंटू का हाथ पकड़ कर चलो, कहीं ठोकर खाकर गिर मत जाना। दादा, मैं तो चल सकता हूँ, झंटू का हाथ पकड़कर मैं क्यों चलूं? देखो, मैं दौड़ सकता हूँ। अरे सुभाष, अरे झंटू, मैंने कहा था ना कि सुभाष का ध्यान रखना। दुष्ट कहीं का। मैं क्या करता? खोखा बाबू ही तो मेरा हाथ छोड़कर भागने लगे। अब बड़ा बाबू और टुकराइन माँ मुझे डांटेंगे। मैं गिर गया तो झंटू, तुम क्यों रो रहे हो? मैं बाबा को कह दूंगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। झंटू को देखकर तुझे दया आ रही है? गरीब घर का लड़का है, इसके माँ बाप यहाँ कायम करने के लिए छोड़ गए हैं। इसे 12 आना महीने तनख्वाह मिलती है। और पता है सुभाष, ये सबके बाद खाना खाता है। क्यों दादा? ये हमारे साथ बैठता भी नहीं, और दादा ये हमारे साथ खाता भी नहीं। इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? इसके माँ बाप से कह आए कि ये हमारे भाई की तरह है, सारी उम्र हमारे साथ ही रहेगा। सुभाष, क्या हमारे देश में ऐसा संभव है? तू तो अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा तब समझेगा। मैं तुझे और बहुत सी बातें बताऊंगा और तू खुद ब खुद बहुत सी बातें समझ जाएगा। अच्छा, अब हम घर चलते हैं। अरे शरद, क्या समाचार है? घर में सब कुशल है ना? माँ बाबा कैसे हैं? मौसा जी, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। आपके यहाँ सब कुशल है ना? बहुत दिन बाद आपको देखा। सुभाष, ये हमारे मौसा जी हैं, प्रणाम करो। ठीक है, ठीक है। तो सुभाष को किस स्कूल में दाखिला मिला है? किसी अच्छे ही स्कूल में मिला होगा, जरूर यूरोपियन स्कूल में ही मिला होगा। हाँ मौसा जी, सुभाष को दाखिला वहीं मिला है। हम सब भी वहीं पढ़ते हैं। किंतु क्या? यह स्कूल तो कलकत्ता के बहुत स्कूलों से अच्छा है। देखो ना, यहाँ के बच्चे कितने स्मार्ट है, फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं। हम तो अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करने की सोच भी नहीं सकते। देखिए मौसा जी, सुभाष पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, परीक्षा में भी सबसे अधिक नंबर आता है, लेकिन इसे कंपटीशन परीक्षा में बैठने नहीं देते। क्यों नहीं बैठने देते? यह बात तुम्हारे माता पिता को पता है, इसका विरोध करना चाहिए। सुना है केवल यूरोपियन और अंग्रेजी कंपटीशन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये अन्याय है, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, मैंने तुम्हारे वार्षिक उत्सव में देखा कि अंग्रेज बच्चे कंधे पर बंदूक रख के चलते हैं और बाकी पीछे पीछे ऐसे ही चलते हैं। स्कूल का नियम है कि सिर्फ अंग्रेज बच्चों के अलावा और कोई बच्चा बंदूक नहीं उठा सकता। अच्छा मौसा जी, अब हम चलते हैं।
माँ से कहेंगे कि आप मिले थे। ठीक है। देखो देखो काले लोग, चलो इनको मजा बताते हैं। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जब तक हम यहाँ से चले जाओ, समझे? काले भद्दे लोग। क्यों जाएं? इन कालों को मार भगाओ। तुम गोरे, यू वाइट। छोड़ो। अरे सुभाष, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुना है तुम कल दोपहर खाना किसी साथी के यहाँ करने जा रहे हो। माँ, आपने ठीक ही सुना है, और दोस्तों के साथ मैं जा रहा हूँ। वहाँ खूब आनंद आएगा माँ। पर बेटा, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे बाबा किसी के यहाँ खाना पीना पसंद नहीं करते। अगर वे सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे, और ये मैं भी पसंद नहीं करती। क्यों माँ, क्या हो जाएगा? वह जो मेरा दोस्त है ना माँ, तारक दास, पड़ोस में ही तो रहता है, उसके यहाँ खाऊंगा तो क्या हो जाएगा माँ? बहस मत करो। पता नहीं कौन तारक दास है, कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे। अगर वहाँ खाने से तुम्हें कुछ हो गया, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया, नहीं जाना तो नहीं जाना। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? मैं तो जरूर जाऊंगा। मैंने वचन दिया है, वचन का पालन करूंगा। ना जाना न्याय होगा माँ। आपने सुना अपने बेटे का कांड? हट कर रहा है, किसी साथी के यहाँ भोजन करने जा रहा है। सुभाष, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आजकल तुम बड़ों की बात नहीं मानते हो, बड़ों की बात को ठुकराते हो। यह अच्छे लक्षण नहीं है, समझे? अरे सुभाष दोस्त, तुम? हाँ सुजीत भाई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने तुम्हारे घर में श्री रामकृष्ण और विवेकानंद की फोटो देखी। क्या तुम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हो? जानते हो, भारत में श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के समान किसी महापुरुष ने जन्म नहीं लिया है। यह सारी किताबें किनकी लिखी हुई हैं? क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? हाँ अवश्य। ये किताबें विवेकानंद और रामकृष्ण की है। जानते हो, श्री रामकृष्ण के छूने मात्र से ही नरेन को अपनी सारी शक्ति और सभी गुण दे दिए थे। ठाकुर कहते हैं, नरेन कोई साधारण कमल नहीं है, ये तो मेरा पद्म पुष्प है। कहानियों द्वारा मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। भारत की पराधीनता, गरीबी और शारीरिक कमजोरी देखकर विवेकानंद का मन रो उठा था। वे सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे भारत की खोई हुई गरिमा फिर लौट आए। सच में? इस कठिन कार्य का समाधान वे अपने लेखों और भाषणों द्वारा बता गए हैं। विदेश जाकर विदेशियों को उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया था। भारत पश्चिमी सभ्यता से अनेकों योजन आगे है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी तक उनकी एक भी किताब नहीं पढ़ पाया हूँ। क्या सुजीत भाई, तुम मुझे ये किताब पढ़ने के लिए दोगे? क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद मित्र। अरे सुभाष, आज कई दिन हो गए तू घर से बाहर नहीं निकला। क्या सारा दिन रात किताब में ही डूबा रहा? किसकी लिखी किताब है? क्या लिखा है इसमें? अरे बेटा, ऐसा करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। माँ, मैंने अपने गुरु को खोज लिया है। उन्होंने सारा भारत पैदल चलकर अपने देशवासियों का बुरा हाल देखा है। बीमारी भुखमरी ने उनका मेरुदंड तोड़ के रख दिया है। यह सब देखकर उनका मन रोता था। वह थे कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद। हाँ, मैंने भी उनकी कहानियाँ सुनी है। ठाकुर तो केवल निरंजन का भी नाम लेते थे,
उन्होंने ही तो सिखाया था, जीव में ही शिव है, जीव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। माँ, मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं सेवा करूँगा, जरूरत होने पर अपने प्राण भी दे दूंगा। जानती हो माँ, विवेकानंद ने इसीलिए गरज कर बोला था, गर्व से बोलो मैं भारतवासी हूँ। सभी भारतवासी हमारे भाई हैं, ब्राह्मण चंडाल सभी हमारे भाई हैं। उठो बेटा, भगवान तुम्हें शक्ति दे। तुम्हारा आवेग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि भारत माता तुम्हारी सेवा की प्रतीक्षा कर रही है। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सब कार्यों से सफलता प्राप्त करो। आइए आइए, मानिकतला, धर्मतला, आइए आइए, कालीगंज, बालीगंज, आइए आइए। टिकट टिकट टिकट। कृपया अपने पाँव नीचे रखिए, यह ठीक व्यवहार नहीं है। तुम काले चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, समझे? अपने पाँव नीचे रखिए, नहीं तो मैं नीचे कर दूंगा। छू कर तो देखो। मैंने जो उनका स्थान था वहाँ रख दिए, दोबारा उन्हें रखने की चेष्टा भी मत करना। ऐसा साहस तुमने कैसे किया? इसका परिणाम मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। आप लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? प्रतिवाद करना सीखिए। हैरी, ये मैं मारने से पहले मैं बस से उतर जाना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब ये हमारा देश छोड़कर भी भाग जाएंगे। चलो, पेपर कैसा गया? अबे मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, मैं तो पास हो जाऊंगा। तेरा पेपर कैसा गया? या तो मैं फेल हो जाऊंगा यार, बहुत खराब गया मेरे पेपर। चिंता मत कर, पास हो जाएगा। चिंता मत कर, पास। हाँ यार, ठीक है भाई यार। चलो चलो, खेलने चलते हैं ना। पास हो जाएगा। ए, तुम लोग कॉलेज में क्यों हंगामा कर रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हटो ऐसे स्टूपिड कहीं के। मैं कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं कक्षा का प्रतिनिधि रूप से आपसे मिलने आया हूँ। प्रोफेसर ऑटेन ने छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्रोध में उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। मैंने पूछताछ पर पता लगाया है कि उसमें छात्रों की कोई गलती नहीं थी, पर उन्हें कड़ी सजा दी गई है। मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर ऑटेन ने जिन छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया वह उनसे क्षमा मांगे। मिस्टर बॉस, प्रोफेसर ओटेन इंडियन एजुकेशन सर्विस के मेंबर हैं। उन्हें क्षमा मांगने के लिए मैं मजबूर नहीं कर सकता। छात्रों का हाथ पकड़ना कोई अपमान करना नहीं होता। इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। यदि प्रोफेसर ऑटेन ने छात्रों से क्षमा नहीं मांगी तो हमें किसी दूसरे सहारे की जरूरत लेनी पड़ेगी, जैसे कि हड़ताल। प्रोफेसर ऑटेन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अंग्रेजों को मैं इसका सबक सिखा कर रहूंगा। तुम्हारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग सर। देखो सुभाष, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस स्ट्राइक का परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही इनके नेता हो। तुम समझ रहे हो ना सुभाष, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अपने साथ कितना अन्याय कर रहे हो। अन्याय नहीं है सर, मैंने बड़े समझबूझ कर यह दायित्व अपने सिर पर लिया है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा लगता है कि मेरा छात्र जीवन समाप्त हो गया है। तो क्या मेरा जीवन अनिश्चित है, अंधकार में? नहीं नहीं, मैंने जो किया है उसका मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने अन्याय का विरोध किया है।
मैं आज अपने मन में संतुष्ट अनुभव कर रहा हूँ। मुझे मेरा आत्मविश्वास फिर से प्राप्त हुआ है। बुरे दिनों में डटे रहने की शक्ति प्राप्त हुई है। भविष्य में प्रगति का द्वार खुल गया है। अब मैं आंधी के समान आगे बढ़ता ही जाऊंगा। अरे सुभाष, तुम इतने चिंतित मत हुआ करो। अन्याय के विरुद्ध लड़कर तुमने सबके सामने हमारा सिर और ऊंचा कर दिया है। तुम्हारे इस निर्णय से हम सबको गर्व है। माँ, बाबा तो मेरे इस काम से बहुत नाराज होंगे। तुम ही बताओ माँ, मैं कैसे अंग्रेजों का यह अन्याय सहन करूं? यदि मेरा किसी भी कॉलेज में प्रवेश न होता है, तभी भी मैं अंग्रेजों का यह अन्याय सहन नहीं कर सकता। माँ, तुमने ही तो सिखाया है माँ अन्याय के विरुद्ध लड़ना, तभी तो मैं अंग्रेज प्रोफेसर के सामने निडर होकर खड़ा हो सका। जो साहसी है, जो सदा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ईश्वर सदा उसी की सहायता करता है। वह ही तुम्हें नई राह दिखाएगा। मैं कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आओ बैठो। मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ। पिछले साल मुझे प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था। अब मैं आपके कॉलेज में एडमिशन चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। अरे, तुम तो वही युवक हो ना जिसने प्रेसिडेंसी कॉलेज में हड़ताल कराई थी और प्रोफेसर ओटन को छात्रों से माफी मांगने को कहा था। मैं तो उचित कारण लड़ा था सर। जो प्रोफेसर ओटन ने छात्रों के साथ किया वह अन्याय था। अब मैं आपके कॉलेज में एडमिशन चाहता हूँ। आशा है आप मुझे एडमिशन देंगे। ठीक है, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा यदि प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल से तुम लिखित अनुमति ले लो। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अरे सुभाष। हाँ पिताजी। अरे सुभाष, तुम आईसीएस परीक्षा में क्यों नहीं बैठते हो? मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम इस परीक्षा में बैठो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस परीक्षा में पास होगे। आईसीएस की परीक्षा? हाँ, आईसीएस की परीक्षा। पता है इस परीक्षा में पास होने पर कितनी बड़ी नौकरी मिलती है और कितना सम्मान मिलता है? बाबा आप ये क्या कह रहे हो? मैं एकदम उचित बात कह रहा हूँ। तुम इस परीक्षा में पास होगे तो तुम्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। आईसीएस की परीक्षा देकर मैं कैसे अंग्रेजों की गुलामी सह पाऊंगा? पर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं आईसीएस की परीक्षा अवश्य दूंगा। मैं कम इन सर? कम इन। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपकी परमिशन और एडवाइस चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या तुम? मैं नहीं समझता कि तुम इस परीक्षा में बैठने योग्य हो। यह परीक्षा बहुत कठिन होती है, तुम इसे पास नहीं कर पाओगे। लेकिन सर, मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। मैं कठिन परिश्रम करूँगा। क्यों व्यर्थ में 10,000 रुपए नष्ट करोगे? अगर करना ही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। मेरे पिता बिना किसी पश्चाताप के यह धन खर्च करने में तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यह परीक्षा पास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आईसीएस परीक्षा तो समाप्त हुई। मैंने बाबा की इच्छा पूरी की, किंतु मैं क्या करूं? मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। यदि देशबंधु इस आयु में अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा में जुट सकते हैं तो मैं क्यों नहीं?
विलायत आकर मैं अंग्रेजों की मनभावना को समझ गया हूँ। इनमें भारतीयों के प्रति अपमान, तिरस्कार साफ दिखाई पड़ता है। 13 अप्रैल को जनरल डायर के क्रूर आदेश से सैकड़ों निरीह भारतवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग की धरती खून से लाल हो उठी। उस आघात का तीर मेरे हृदय में अब भी छुपा हुआ है। हृदय में अग्नि धधक रही है। उनके अत्याचारों को मैं अधिक सहन नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, बल दो, साहस दो, ताकि मैं शेर की भांति इन हत्यारों को उचित दंड दे सकूं। नहीं नहीं, जोश से काम नहीं चलेगा। योजना, हाँ, पहले एक अचूक योजना बनानी पड़ेगी। मेरा सबसे प्रत्येक भारतवासियों को जागृत करना है। उन्हें बताना है ये सारा देश उन्हीं का है। इसका जल, मिट्टी, यहाँ तक कि वायु, यह सभी उनका ही है। उनके अलावा इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अपने अधिकार को उनके हाथों से छीन लो। मुझे इस कठिन कार्य पर शीघ्रता से टूट पड़ना है। मैं अपनी माँ की गोद में वापस जाना चाहता हूँ। वो भारत माता मुझे बुला रही है। माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही समय बाद सुभाष एक दूरदर्शी राजनीतिक नेता बन गए। चमकते सूरज की भांति सुभाष की प्रसिद्धि सारे भारत में फैल गई। वैचारिक मतभेदों के कारण सुभाष ने सभापति पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया जल्द ही सारे यूरोप पर होगी, इसका आभास पा इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सुभाष यूरोप घूमकर वहां की सारी परिस्थिति का निरीक्षण कराए। उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। युद्ध प्रारंभ होने पर सुअवसर देखकर भारत में अंग्रेजी शासन पर आक्रमण करना होगा। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने भारत छोड़ने की गुप्त योजना बनाई। काका, तुम क्या चिंता करते रहते हो? सोते जागते तुम्हें भारत की चिंता लगी रहती है। तू जानता नहीं रे शिशिर, जब तक दलित भारतवासी स्वाधीनता की सांस नहीं लेते, तब तक मैं कैसे शांत बैठूं? क्रूर अंग्रेजों को मैं बता देना चाहता हूं कि लाखों की बलि देकर भी हम स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। इतने बड़े शक्तिशाली साम्राज्य के साथ आप कैसे लड़ पाओगे? वह तो सिर से पांव तक तरह तरह अस्त्रों शस्त्रों से ढके हुए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। खाली हाथ से क्रांति नहीं होती। मैं तो उसी चिंता में डूब रहा हूँ। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, सब गोपनीय रखना, किसी को पता न चले। अगर अंग्रेजों को पता चल गया, मुझे फांसी दे देंगे या फिर दूर दराज जेल में डाल देंगे। सुन शिशिर, मैं देश छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। मौका देखकर मैं आऊँगा और तूफान की तरह उन पे हमला करूँगा। तुम्हें मुझे देश छोड़ जाने में सहायता करनी पड़ेगी। आशा है रूस, जर्मनी, जापान, इटली मेरी सहायता करेंगे। किंतु काका, इसमें तो बहुत खतरा है। तुम अकेले कैसे कर पाओगे? जानते हो, जलते हुए हृदय की ताकत के सामने आज तक कोई भी अस्त्र नहीं बना है। ईश्वर साहसी पुरुषों का सदा साथ देते हैं। खतरों से खेलना ही तो मेरा काम है। भारत माता को आजाद करने के लिए उनके चरणों में बलि देनी पड़ेगी। तुमने जलियांवाला बाग का हत्याकांड नहीं सुना? यह घटना तो इतिहास बन के रह गई है। लगता है लोग इसे भुलाकर भी चुप बैठे हैं। इस हत्याकांड का उत्तर देने के लिए मेरे खून का हर कण विद्रोह कर रहा है। देखना, किसी दिन इस विद्रोह की आग जल उठेगी। शिशिर, अब देश छोड़ जाने का समय आ गया है। आज ही हमें कालका मेल से दिल्ली होते हुए पेशावर पहुंचना है। लेकिन हमें बाहर तैनात सैनिकों से सावधान रहना पड़ेगा। इस काम के लिए मुझे भेष बदलना पड़ेगा।
अब मैं भेष बदलने जा रहा हूँ। मगर काका। नहीं शिशिर, हमें जाना ही होगा। आओ चलें। हर कदम पर दुश्मनों से घिरे दुर्गम पथ को लांघकर सुभाष मॉस्को, इटली और जर्मनी पहुंचे। अपने कौशल और मानसिक बल द्वारा सुभाष जय पताका हाथ में लिए जापान आ गए। सबमरीन की यह 3 महीने की यात्रा कठिन व विपदाओं से भरी हुई थी। उन्होंने जापान में रास बिहारी बोस द्वारा गठित भारतीय सेनाओं का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। अचानक एक दिन रेडियो पर सुभाष की आवाज सुनाई दी। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। भारत हमें बुला रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली बुला रही है। हमारे 38 करोड़ देशवासी बुला रहे हैं। खून खून को बुला रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात को सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा।